हेलो बच्चों, जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में अपन ने कर्व एरो नोटेशन को रिप्रेजेंट कर दिया था। वो बच्चों हिस्सा था किसका? बॉन्ड क्लीवेज का। उसको समझाना जरूरी था क्योंकि वहां के जो एरो थे, जो कर्व एरो नोटेशन था, वो आपको रिप्रेजेंट करवाएगा या आपकी मदद करेगा किसमें बच्चों? बॉन्ड क्लीवेज में। क्लियर है? तो आओ बच्चों, इस वीडियो में अपन क्या करते हैं, बॉन्ड क्लीवेज को सीखते हैं कि बॉन्ड क्लीवेज कहते किसे हैं और बॉन्ड क्लीवेज कितने प्रकार का होता है। इस कंप्लीट वीडियो में इस बात को अपन डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, अपन जीओसी की सीरीज को पढ़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ आ रहा होगा। तो आप जाइए, जो बच्चे नए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और जाके कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से देखिए। और मैं हमेशा कहता हूं, बाकी जहां से आपको अच्छा लगता है, जहां से आपको बेटर समझ में आता है, वहां से आप देख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो आओ बच्चों, इस वीडियो में अपन बॉन्ड क्लीवेज या बंद विखंडन को सीखते हैं। तो सुनो, नेक्स्ट क्लास में भी मैंने कहा था क्या कि बॉन्ड क्लीवेज किसको कहेंगे अपन? कि आपके पास ना कौन सा बॉन्ड रहेगा? कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड क्या हो जाए बच्चों? ब्रेकिंग हो जाए। ये लीजिए, क्या कहा है मैंने कि कोवलेंट बॉन्ड की क्या हो जाए? ब्रेकिंग। इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? बॉन्ड क्लीवेज या बंद विखंडन कहते हैं। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे कि सहसंयोजक बंध का टूटना क्या कहलाता है? बंद विखंडन। द ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड क्लीवेज। बात एक ही बच्चों, क्लियर है बात? तो एक बात तो स्पष्ट हुई कि कोवलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग क्या कहलाती है? बॉन्ड क्लीवेज। दूसरी बात कि ये जो बॉन्ड क्लीवेज होता है ना, ये बॉन्ड क्लीवेज कितने टाइप्स का होता है बच्चों? 2 टाइप्स का होता है, 2 प्रकार का होता है। अब वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं, उनको अपन को इस वीडियो में डिस्कस करना है और अच्छे से समझना है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आधार बनने वाले हैं कि कब तो होमोलाइसिस करवाएं, कब हेटेरोलाइसिस करवाएं, कौन सा बॉन्ड क्लीवेज कब कराएं, ये सारा सीखना है। तो सुनो, अब 2 टाइप कौन से उनको समझो। मैंने क्या कहा बच्चों? मैंने कहा है कि अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बॉन्ड क्लीवेज को। ये लीजिए, और बॉन्ड क्लीवेज अपने पास कितने टाइप्स का हो गया? 2 टाइप। क्लियर यहां तक की बात? अब पहला कौन सा रहेगा उसको सीखो आप। पहला जो बॉन्ड क्लीवेज रहेगा उसको मैं कहूंगा होमोलाइटिक। होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो फिर इधर क्या कह दूंगा मैं? इधर मैं कह दूंगा हेटेरोलाइटिक। हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो पहला तो कौन सा हो गया? होमोलाइटिक। और दूसरा कौन सा हो गया? हेटेरोलाइटिक। ये मिस हो गया तो नीचे लिख देता हूं, ये लीजिए, क्लीवेज। ठीक है यहां तक? अब इनका बच्चों एक एक नाम और है। अब वो नाम क्या है उसको मैं और करके लिखता हूं। इसको आप कह सकते हो होमोलाइसिस। क्या कह सकते हो आप? होमोलाइसिस या होमोलाइसिस बॉन्ड क्लीवेज। क्लीवेज। और इसको आप क्या कह पाओ? इसको आप कह सकते हो हेटेरोलाइसिस बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज। ये लीजिए, ये इनके एक एक नाम और हो गए। चलो ठीक है सर, यहां तक की बात तो ठीक है, आपकी बात हम सारी मान लेते हैं कि एक तो आपके पास होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हो गया और दूसरा आपके पास
हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हो गया। चल सर दोनों बात से आपसे सहमत। अब सुनो, यहां वर्ड कौन सा आया है? होमो। और होमो का मतलब होता है इक्वल या सेम, जबकि यहां वर्ड कौन सा है? हेट्रो। हेट्रो का मतलब होता है अनइक्वल, मतलब डिफरेंट डिफरेंट। मान लो बच्चों कि यहां आपके पास कोई कोवलेंट बॉन्ड है और उस कोवलेंट बॉन्ड में जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन होंगे। जब उस बॉन्ड का ब्रेक किया जाएगा तो होमो का मतलब इक्वल है, मतलब पहले एटम को और दूसरे एटम को इक्वल इक्वल इलेक्ट्रॉन बांटने हैं। क्लियर है? जबकि यहां देखो हेट्रो, कोवलेंट बॉन्ड तो यहां भी है, क्लीवेज तो यहां भी होगा, लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन अनइक्वल फॉर्म में बांटने हैं। मतलब पहले को कुछ नहीं दिया तो दूसरे को 2 मिल गए, पहले को 2 मिल गए तो दूसरे को कुछ नहीं दिया। ये कंडीशन यहां आपको अप्लाई करनी है। तो मैं क्या कहूंगा, बात को समझना है। दोनों ही कंडीशन में यहां लिखने वाला हूं और दोनों को आधार बना के मैं समझाने वाला हूं। मान लीजिए आपके पास ए है और आपके पास कौन है? बी। चलेगा यहां तक? अब इस बॉन्ड में आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। यहां तक भी सर ठीक है। अब बात को समझना है। मैंने कंडीशन अप्लाई की एक कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए बराबर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी के। अब याद करो बच्चों, याद करो, अगर आपने कर्व एरो नोटेशन का वीडियो देखा है तो आपको याद आएगा, जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है तो फिश हुक एरो, हाफ हेडेड एरो बनाते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को रिप्रेजेंट करता है। तो सुनो फिर, जब इतनी बात यहां आ गई, क्या कहने वाला हूं? अब यहां एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिखाएंगे तो कुछ इस प्रकार दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की एन सेम है। कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप होती है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके पार्टनरशिप करके फिर कोवलेंट बॉन्ड बनाए थे। ये कह रहा है भाई मैं मेरा लूंगा, मैं मेरा लूंगा, क्योंकि दोनों की एन समान है, जबरदस्ती भी नहीं हो सकती है, दोनों समान पावर के हैं। और जब पावर समान होती है दिक्कत आती है फिर बांटने में, तो बराबर बराबर बांटे तो ज्यादा बेस्ट रहता है फिर, क्योंकि वहां मनमर्जियां चल नहीं सकती है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, और एक इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांसफर शो करना है तो आपको ये वाले एरो बनाने पड़ेंगे, और इन एरो को कहते हैं हाफ हेडेड एरो या फिश हुक एरो। अब जैसे ये कंडीशन बनती है ना बच्चों, तो आपके पास फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होगा? ध्यान से समझना है। ए के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आएगा और एक इलेक्ट्रॉन को रेडिकल कहते हो आप, और बी के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, उसको भी क्या कहते हो आप? रेडिकल। तो यहां फॉर्मेशन किसका होता है? रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। अब सर ये होमोलाइटिक या होमोलिसिस कहेंगे किसको? अरे कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का समान रूप से विभाजन किया है क्या? इक्वल रूप से पार्टिसिपेशन किया है क्या? क्या कहलाता है? होमोलाइसिस या होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको समान भागों में बांट दो बॉन्ड क्लीवेज के समय, क्या कहलाएगा? होमोलाइसिस। लेकिन अब इधर हेट्रोलाइसिस में देखो, हेट्रोलाइसिस में क्या कहने वाला हूं मैं? मान लीजिए फिर से कोवलेंट बॉन्ड है ए और बी। अब बॉन्ड में भैया इलेक्ट्रॉन तो अब भी कितने हैं रे? 2 है, लेकिन कंडीशन क्या रखी गई कि ई एन ऑफ बी ग्रेटर देन ई एन ऑफ ए। क्लियर है? मतलब यहां बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बी की पावर ज्यादा है, किससे है रे? ए से ज्यादा है। दिक्कत आ गई क्या कि भाई इलेक्ट्रॉन तो दोनों को एक एक थे बेटा, लेकिन यहां बी अपनी धांस जमा रहा है, बी यहां टॉर्चर कर रहा है कि मेरी पावर ज्यादा है तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन मैं ग्रहण करूंगा। तो बेचारे एक बेचारा ए कहेगा हाथ जोड़ के, अगर आपकी पावर ज्यादा है तो मैं क्या कर सकता हूं? आप ले जाओगे इलेक्ट्रॉन को, और जब ले जाएगा तो ये कंडीशन बनेगी। जब ये कंडीशन आएगी तो एक के ऊपर चार्ज कैसा? पॉजिटिव, और यहां कैसा? बी के ऊपर नेगेटिव। अब जस्ट उल्टा हो जाए तो,
अगर बी की En कम है और ए की ज्यादा हो जाए तो कहने का मतलब है En ऑफ बी लेस देन En ऑफ ए। अब En किसकी ज्यादा है? ए की ज्यादा है। तो अब इलेक्ट्रॉन कौन ले जा सकता है? ये ले जा सकता है। तो यहां बनेगा क्या? ए के ऊपर तो माइनस और बी के ऊपर प्लस। ओवरऑल यहां निर्माण किसका बच्चों? कैटायन का। और निर्माण किसका होगा? एनायन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? अब बात को समझो। सर हेट्रोलाइटिक कैसे हुआ? अरे कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को समान रूप से पार्टिसिपेंट शो कर रहे हो या इक्वल फॉर्म में कर रहे हो कि अनइक्वल फॉर्म में? अनइक्वल फॉर्म में थे तो दोनों के एक एक, लेकिन ए की ज्यादा En तो ए ले गया दोनों को, बी की ज्यादा En तो बी ले गया दोनों को। तो यहां अनइक्वल पार्टिसिपेशन हो रहा है कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का। तो क्या कहलाएगा? हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज या हेट्रोलाइसिस कहलाएगा। समझ गए बात को? अब दोनों बात समझाता हूं। इक्वल रूप से पार्टिसिपेशन हो तो होमोलाइसिस, अनइक्वल रूप से हो तो हेट्रोलाइसिस। होमोलाइसिस में हाफ हेडेड एरो से काम चलता है, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। यहां फुल हेडेड एरो, दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। हाफ हेडेड बनते थे तो क्या रेडिकल का फॉर्मेशन होता था? मैं बना देता हूं, ए रेडिकल और बी रेडिकल। तो यहां फॉर्मेशन किसका होता था? रेडिकल का फॉर्मेशन होता था। तो हाफ हेडेड से रेडिकल और यहां फुल हेडेड से कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन हुआ है। तो मैं नेक्स्ट पेज में क्या लिखने वाला हूं इन्हीं को समझा के, अगर आप समझ जाओ तो। सबसे पहले मैं होमोलाइसिस में लिखूं। होमोलाइसिस में न्यूट्रल स्पीसीज मतलब उदासीन स्पीसीज। और वो उदासीन स्पीसीज कौन है? नीचे लिख दूं। उदासीन स्पीसीज यहां है रेडिकल, और रेडिकल का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। मतलब है होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में न्यूट्रल स्पीसीज रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। हेट्रोलाइटिक में क्या होगा? हेट्रोलाइटिक में चार्ज्ड स्पीसीज, और वो चार्ज स्पीसीज कौन है? या तो कैटायन बेटा, या क्या कह रहा हूं मैं? एनायन कह रहा हूं। क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। सर ये बात बिल्कुल सही है कि इसमें न्यूट्रल स्पीसीज रेडिकल बनते हैं और इसमें चार्ज स्पीसीज क्या होते हैं? कैटायन एनायन। यहां जब होमोलाइसिस होता है तो इंपॉर्टेंट बात को ध्यान रखना है बच्चों, कौन से एरो आते हैं? हाफ हेडेड एरो का, जबकि यहां फुल हेडेड एरो काम आते हैं। ये लो, इस वजह से बच्चों मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कर्व एरो नोटेशन पढ़ा है। समझ में आई बात यहां की? अब नेक्स्ट बात समझो। नेक्स्ट बात या नेक्स्ट पॉइंट जो मैं लिखने वाला हूं वो समझो। जनरली सेम En एटम प्रेजेंट अगर हो, सेम En एटम प्रेजेंट हो तो होमोलाइसिस के चांस ज्यादा बनते हैं। जबकि यहां लिखूं जनरली डिफरेंट En एटम प्रेजेंट हो, En एटम प्रेजेंट हो तो हेट्रोलाइटिक के ज्यादा चांस बनते हैं। En सेम तो बराबर बांटना पड़ेगा, En डिफरेंट तो जिसकी ज्यादा वो लेके जाएगा। कॉन्सेप्ट आपको समझ आता है? तो En सेम तो होमोलाइसिस, En डिफरेंट तो हेट्रोलाइसिस। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलते हैं अपन। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट बात समझना। अब मान लीजिए कि सर मान लो कोई केमिकल रिएक्शन दी गई है। अब उस केमिकल रिएक्शन में हमें कैसे पता लगे कि होमोलाइसिस करना है कि हेट्रोलाइसिस करना है? क्योंकि En वाला कॉन्सेप्ट तो कुछ ही जगह अप्लाई होता है, बहुत जगह फेल हो जाता है ये। तो कौन कौन सी कंडीशन ऐसी है जहां होमोलाइसिस होगा और कौन कौन सी कंडीशन ऐसी है जहां हेट्रोलाइसिस होगा?
इस बात का अगर पता लग जाए तो आप जल्दी से बता दोगे कि उस रिएक्शन में इंटरमीडिएट कैटायन बनेगा, एनायन बनेगा या रेडिकल बनेगा। क्लियर है बच्चों? तो बात को समझना है। अब जो मैं लिखने वाला हूं बच्चों, वो इंपोर्टेंट पॉइंट लिखने वाला हूं, और मैं वो लिखने वाला हूं कंडीशन। कंडीशन। अब ये जो कंडीशन है वो होमोलाइसिस के लिए, तो इधर वाली कंडीशन है, मैं किसके लिए लिख दूंगा बच्चों? इधर वाली कंडीशन मैं लिख दूंगा हेट्रोलाइसिस के लिए। ये लीजिए, अब बात को समझना है। पहले उधर चले ना अपन, तो उधर चले तो क्या कह रहा हूं कि अगर आप होमोलाइसिस की कंडीशन की बात करो तो सबसे पहली कंडीशन है क्या? पेरोक्साइड की उपस्थिति। पेरोक्साइड की उपस्थिति, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अब पेरोक्साइड आप क्या क्या कह सकते हो, सुनो, ROOR, H2O2, और भी बहुत सारे बच्चों, उनका डिटेल वाइज डिस्कस बाद में करेंगे अपन, ETC। अगर किसी रिएक्शन में आपको पेरोक्साइड दिख जाए बच्चों, तो वहां समझ जाना कि वहां होमोलाइसिस होने वाला है और वहां इंटरमीडिएट रेडिकल का फॉर्मेशन होने वाला है। सर हम कैसे मान लें इस बात को? कोई तो रिएक्शन होगी ना। याद करो बच्चों, आप क्या याद करोगे? आप याद करोगे एंटी मार्कोनिकोफ रूल को, और एंटी मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है? CH डबल बॉन्ड CH2, किसकी प्रेजेंस में? HBr, और यहां लिखा जाता है H2O2 या ROOR। रिएक्शन का नाम है एंटी मार्कोनिक ऑफ रिएक्शन या रूल। अमोर से याद कर लो, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। क्लियर है यहां तक? अब इस रिएक्शन में क्या होता है बच्चों? होमोलाइसिस होता है, और होमोलाइसिस से फॉर्मेशन किसका होता है? रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। अब जल्दी से जाइए, और अगर आपके पास पहले से एंटी मार्कोनिक है और उसकी मैकेनिज्म है आपके पास, तो वहां जाके आप देखोगे ना, तो वहां होमोलाइसिस करवा रखा होगा, जिनसे भी आपने पढ़ा है या जो भी सर आपको पढ़ाए हैं, और वहां रेडिकल का फॉर्मेशन कर रखा होगा। तो जब भी पेरोक्साइड आ जाए, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड होमोलाइसिस बॉन्ड क्लीवेज इज टेक्स प्लेस एंड रेडिकल आर फॉर्म्ड एज ए इंटरमीडिएट। बच्चों आई बेटा बात समझ में? अब दूसरी कंडीशन क्या है समझो, जल्दी जाके चेक करेंगे, और अगर चेक कर लो और कमेंट सेक्शन में पता लग जाए कि हाँ ऐसा है, तो कमेंट सेक्शन में बता देना आप हमें कि बिल्कुल सर ऐसा है। दूसरी कंडीशन सुनो, प्रकाश की उपस्थिति, ये लीजिए, चलेगा? अब प्रकाश को किसे दर्शाते बच्चों? H से दर्शाते। अब जब भी प्रकाश की उपस्थिति आएगी ना, तो समझ जाना वहां भी होमोलाइसिस बॉन्ड क्लीवेज होने वाला है, रेडिकल बनने वाला है। अब बताऊं बच्चों रिएक्शन कौन सी देखनी है? रिएक्शन आपको देखनी है हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, ये आपको हाइड्रोकार्बन एल्केन में मिलेगी, और वहां आपके सर ने करवाया होगा RH प्लस Cl और Cl, HCl बाहर किया होगा, H न्यू लिखा होगा, RCl माइनस NH। यहां अगर इसकी मैकेनिज्म आपके सर ने आपको करवाई है, तो आप देखना ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रकाश की उपस्थिति में प्रोसीड हो रही है, संपन्न हो रही है। यहां भी होमोलाइसिस होता है, यहां भी रेडिकल का फॉर्मेशन होता है बच्चों। आप जल्दी से जाएंगे और देख के और हमें सजेस्ट करेंगे, बिल्कुल सर आप सही कह रहे थे। क्लियर बच्चों? हम ऐसे बात भी नहीं करते, जो बातें होती हैं, जो कॉन्सेप्चुअल बातें होती हैं, हम उन्हीं के आधार पर काम करते हैं। चले आगे, तो सुनो फिर, सर इसका भी पता लग गया। नेक्स्ट कंडीशन है, नेक्स्ट कंडीशन है बच्चों उच्च ताप। जब भी हाई टेम्परेचर आएगा, जब भी हाई टेम्परेचर आएगा, तो वहां होमोलाइसिस। और एक बात बताओ बच्चों आप मुझे, मान लीजिए दो भाई हैं,
और दो भाइयों में आपस में संपत्ति का बराबर बंटवारा करना हो, तो मेरे हिसाब से दोनों में बराबर बंटवारा करना बहुत मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि बराबर बांटना है तो वो कहेगा मेरे में दिक्कत हो रही है, वो कह रहा है मेरे में दिक्कत हो रही है, मैं कहेगा ऐसे नहीं लूं, मैं वैसे नहीं लूं, मैं मेरा लूंगा, मैं सड़क पे लूंगा, मैं जायदाद लूंगा, मैं चांदी लूंगा, मैं सोना लूंगा। ये बहुत बड़ी आफत बन जाएगी फिर। तो वहां फिर क्या करना पड़ता है? टॉर्चर करना पड़ता है, टेम्परेचर देना पड़ता है, या बाहर से एक व्यक्ति को बुलाना पड़ता है जो समझदार हो, वो उनका बंटवारा करके जाता है। और बाकी मान लीजिए एक ताकतवर है और एक बिल्कुल वीक है, कुछ नहीं कर सकता। जो ताकतवर फटाफट करके हरे साइड में हो तू, सारी संपत्ति मुझे दे, तू निकल यहां से बाहर हो, बेदखल हो जा, भाई वहां तो हो सकता है ये काम। लेकिन जब बराबर बांटना होता है ना, और आप देखते हो समाज में, आप देखते हो ये कहानी कि जब भी बराबर बंटवारा करना होता है ना, तो आप यकीन मानिए वहां बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब होमोलाइसिस में ना आप क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रॉनों का समान बंटवारा कर रहे हो। हजार आफत आएंगी, यहां हजार आफत आएंगी, तो कम ताप की उच्च ताप, उच्च ताप की आवश्यकता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट जो बात मैं कह रहा हूं बच्चों, वो क्या कह रहा हूं, यहां अपने पास कैसे सोलवेंट आएंगे? ध्रुवीय विलायक। अध्रुवीय विलायक को कहेंगे नॉन पोलर सोलवेंट। नॉन पोलर सोलवेंट। अब सर नॉन पोलर कौन होते हैं? नॉन पोलर डिसाइड होता है बच्चों जिनके लिए म्यू का मान कितना आ जाए? 0। अब सर म्यू क्या होता है? म्यू डायपोल मोमेंट होता है। जिनके लिए डायपोल मोमेंट का मान 0, वो नॉन पोलर सोलवेंट कहलाएंगे। और जहां भी नॉन पोलर सोलवेंट आ जाएंगे वहां होमोलाइसिस होगा और रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। जैसे सर 2-4 एग्जांपल हो जाए तो ठीक रहे थोड़ा सा। जैसे बच्चों मैं कहूं आपके पास है बेंजीन C6H6, और ये कार्बनिक विलायक होता है जो कैसी प्रकृति का होता है? अध्रुवीय विलायक, नॉन पोलर होता है। दूसरा है बच्चों CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ये दोनों नॉन पोलर सोलवेंट होते हैं। और जनरली इनकी प्रेजेंस में क्या होता है बच्चों? होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है, जहां इलेक्ट्रॉन का समान रूप से बंटवारा होके और आपके पास बनता है रेडिकल। ये कंडीशन, चारों कंडीशन रखी गई होमोलाइसिस के लिए कि अगर ये चारों कहीं दिखे तो आप तुरंत होमोलाइसिस करवाओ और रेडिकल बना के फ्री करो। अब बात करते हैं बच्चों हेट्रोलाइसिस के लिए। हेट्रोलाइसिस के लिए बच गई वो कंडीशन सारी हो जाएंगी। यहां कौन सा ताप? निम्न ताप, लो टेम्परेचर की आवश्यकता है। क्यों ज्यादा है? क्यों आवश्यकता है बच्चों? क्यों देखो बेटा, यहां एक की एन ज्यादा, एक की एन कम, तो जिसकी ज्यादा वो तो वैसे ही ले लेगा, वो कितना ही जोर लगा ले उसका कोई बस की बात ही नहीं है। तो फिर उसमें क्या कर पाएगा वो? तो थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे, हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा। दूसरा कंडीशन अपने पास है कि यहां अध्रुवीय है, तो यहां कौन से विलायक आएंगे? ध्रुवीय विलायक आ जाएंगे। और ध्रुवीय विलायक पे पोलर सोलवेंट का है बच्चों, पोलर सोलवेंट। और पोलर सोलवेंट के लिए म्यू नॉट इक्वल टू कितना होता है? 0। जिनके लिए डायपोल मोमेंट का मान नॉट इक्वल टू 0 रहेगा वो पोलर हो जाएंगे। अब यहां कौन कौन हैं? जैसे मैं कहूं H2O, जैसे मैं कहूं एल्कोहल, चलेगा क्या? जैसे मैं कहूं क्लोरोफॉर्म है, ETC। जब भी ऐसे सोलवेंट आ जाए तो ये सोलवेंट के लिए, इन सोलवेंट के लिए मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है, मतलब कुछ ना कुछ मान होता है। तो कैसे सोलवेंट बनेंगे? पोलर सोलवेंट। पोलर सोलवेंट होते हैं तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है। लो टेम्परेचर होता है तो भी हेट्रोलिटिक होता है। क्लियर है बात बच्चों? तो ये कहानी है होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज की, और ये कहानी है हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज की। क्लियर है? जल्दी से इनको लिखें, स्क्रीनशॉट लें और नोट्स की कॉपी में नोट डाउन करो इनको। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों ये कहानी थी आपके पास बॉन्ड क्लीवेज की। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो मैंने कह रखा है बच्चों आपको कि आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, आपके हर कमेंट का जवाब हम देने वाले हैं। क्लियर है? बस आपको क्या काम करना है? आपको हमारे साथ बनाए रखना है, और साथ बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, चैनल का बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा, चैनल को लाइक करना पड़ेगा, और अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना पड़ेगा, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के साथ जुड़ सके,
उन्हें थोड़ी बहुत जो हमें आती है उनको केमिस्ट्री सिखा सके। क्लियर है बच्चों? उम्मीद है आप हमारा साथ देने वाले हैं। बस आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। क्लियर है बच्चों?